1865 अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन सपने में देखते हैं कि व्हाइट हाउस में एक ताबूत रखा है, और जब वो पूछते हैं कि ताबूत में कौन है तो कोई कहता है कि राष्ट्रपति की हत्या हो गई है। और कुछ दिन बाद अब्राहम लिंकन की सच में हत्या हो जाती है। 1858 प्रसिद्ध राइटर मार्क ट्वेन को सपना आता है कि उनके भाई का शव एक काले कपड़े में लिपटा हुआ है जिस पर एक गुलाब का फूल रखा है, और महीने भर के अंदर अंदर उनके भाई की मृत्यु हो जाती है और ठीक वैसे ही काले कपड़े में उनका शव लिपटा होता है जिस पर गुलाब का फूल रखा था। साथियों, सपनों में मौतें ही नहीं, विज्ञान की बड़ी बड़ी खोजें भी हुई हैं। मेंडलीव जी को अपनी पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर सपने में ही आया था। फ्रेडरिक केकुले ने भी अपने सपने में एक ऐसे सांप को देखा था जो अपनी ही पूंछ को खा रहा था, और उस सांप से उनको बेंजीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की इंस्पिरेशन मिली थी। भारत में भी अगर आप आए तो महाभारत में वर्णित है कि अर्जुन को भगवान शिव से धनुष पिनाक और पाशुपतास्त्र की विद्या सपने में ही मिली थी। इनफैक्ट श्रृंगेरी शारदा पीठ के 35वें जगत गुरु श्री अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी को योग शास्त्र का उपदेश साक्षात भगवान शिव से स्वप्न में मिला था। ये घटनाएं प्रश्न खड़ा करती हैं कि क्या सपने हमारे दिमाग के सिर्फ उलझे सिग्नल्स हैं, या सपने कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच के कनेक्शंस हैं। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस नए एपिसोड में स्वागत है। आज के एपिसोड में हम विज्ञान और भारतीय दर्शन के माध्यम से सपनों को डिकोड करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सपनों का असली मतलब क्या है। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, स्वप्न को लेकर हमारे दर्शनों में, उपनिषदों में बहुत गहराई से अध्ययन हुआ है। और जब मैं पिछली वीडियो में पुनर्जन्म के बारे में बता रहा था तो मैंने वहां पर जीव के विषय में बताया था कि जीव क्या होता है। जब एक बार आप जीव को समझ लेते हैं तो उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चाहे जन्म, चाहे मृत्यु, या फिर पुनर्जन्म हो गया, या सपने हो गए, ये सब आपको बहुत आसानी से समझ में आता है। तो अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो ये वीडियो बहुत आसान होने वाली है। नहीं देखे हैं तो मैं जीव को ब्रीफली एक बार फिर से समझा देता हूँ। सनातन धर्म के अनुसार जो जीव है वो एक व्यवस्था है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो आपको मिल जाएगा ढूंढने से। वो एक व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? उस व्यवस्था में 4 चीजें होती हैं: सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर और आत्मा। जब ये चारों चीजें संयोग बनाती हैं तो जीव का जन्म होता है। यानी इस संयोग को, इस व्यवस्था को जीव कहते हैं। और इसको मैंने बहुत आसानी से मोबाइल के माध्यम से समझाया था। जब आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल का जो हार्डवेयर है वो स्थूल शरीर है। जो उसके अंदर आपने ऐप्स डाउनलोड किए हैं, जो आपने मैसेजेस किए हैं, जो आपने कर्म किए हैं, वो जो कर्म संस्कार हैं उनको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसके बाद आप चला रहे हैं, आपके लिए मोबाइल में हर चीज हो रही है, तो आप आत्मा है। और अगर आपको ये भ्रम हो जाए कि मेरी दुनिया तो मोबाइल तक ही सीमित है, उसके बाहर कुछ नहीं है, जैसा कि हमें हो जाता है, इस अज्ञान को कारण शरीर कहा जाता है। तो जीव क्या है? जीव स्थूल शरीर यानी जो आपका हाड़ मांस का शरीर है, सूक्ष्म शरीर यानी कि जो आपके कर्म संस्कार हैं, आत्मा यानी कि जो आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, और कारण शरीर कि आपने इसी शरीर को अपनी दुनिया मान ली है। ये जब सब साथ में होता है तो जीव का जन्म होता है। अब साथियों, आत्मा अनंत है, सर्वव्यापी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसे चित्त भी कहा जाता है। लेकिन जितनी आत्मा को एक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से भ्रम होता है, यानी जितनी आत्मा आपके शरीर में भ्रम रखती है, आपके शरीर को ही सत्य मानने लगती है, उसे चित्त छाया कहा जाता है। उसे सामान्य भाषा में जीवात्मा भी कहते हैं। थोड़ा कठिन हो रहा है, इसको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। प्रकाश के एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक कमरे में गए, वहां पर अंधेरा है, आपने प्रकाश किया। तो जब प्रकाश आपने किया तो प्रकाश तो सर्वव्यापी है, कमरे के हर एक कोने में है। लेकिन कुछ वस्तुएं ही होती हैं जो प्रकाश को बहुत अच्छे से परावर्तित कर देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं होती हैं जो नहीं कर पाती हैं। जैसे कि अगर शीशा है, कोई मणि है, तो प्रकाश को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देगी। लेकिन वहीं पर अगर लकड़ी की कुर्सी है तो प्रकाश को अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। ऐसे ही वेदांत के अनुसार आत्मा भी है। आत्मा तो चारों ओर है, लेकिन आत्मा कुछ चीजों से ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है और कुछ चीजों से कम। जिससे आत्मा ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है वो ज्यादा अवेयरनेस दिखाते हैं, और जिससे आत्मा नहीं रिफ्लेक्ट होती वो अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस नहीं दिखाते। जैसे हमारे चारों तरफ ये बहुत ढेर सारी जड़ वस्तुएं हैं, इससे आत्मा इतनी रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए इनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं दिखती है। और जीवों में भी मनुष्य की इंटेलेक्ट सबसे ज्यादा सटल है, यानी सबसे ज्यादा शीशे की तरह है, इसलिए मनुष्य की इंटेलेक्ट से सबसे ज्यादा आत्मा रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए मनुष्य सबसे ज्यादा अवेयर दिखता है। अब अगर आप जीवों को देखें तो उनमें स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है और आत्मा है। आत्मा यहाँ पर किससे रिफ्लेक्ट करेगी? स्थूल शरीर तो ग्रॉस है,
सूक्ष्म शरीर सटल होता है, तो जो जितना सटल होता है उससे आत्मा सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। और सूक्ष्म शरीर में भी बुद्धि सबसे ज़्यादा सटल है। अगर आप सांख्य दर्शन में जाएं तो सांख्य दर्शन में प्रकृति से सबसे पहले कौन सा तत्व जन्म लेता है? महत, इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा सटल है। तो सूक्ष्म शरीर जो अंतःकरण से बना है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार आदि होते हैं, उनमें भी बुद्धि जो है सबसे ज्यादा सटल है। तो बुद्धि से ही आत्मा रिफ्लेक्ट होती है, जिसको हम चित्त छाया कहते हैं। और जैसे ही आत्मा रिफ्लेक्ट होती है वैसे ही जीव का जन्म होता है। और जैसे ही सूक्ष्म शरीर के इंटेलेक्ट यानी बुद्धि से आत्मा रिफ्लेक्ट होती है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर के जो दूसरे अवयव हैं, मन, अहंकार, ये भी जागृत होने लगते हैं। और इसमें भी सबसे पहले अहंकार तत्व का जन्म होता है, यानी जीव का होना अहंकार का होना दर्शाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर अहंकार तत्व शून्य हो जाए तो जीव का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर आप सिंगल सेल वाले जीव को भी देख लें, अमीबा, पैरामीशियम आदि को, तो उनमें अंतःकरण भले विकसित ना हुआ हो, भले उनमें मन ना हो, लेकिन उनमें अहंकार तत्व अवश्य होता है। उनको पता होता है कि उनका शरीर कितना है और जगत कितना है। उनका अपने सराउंडिंग से जो भेद होता है उसके विषय में वो अवेयर रहते हैं, यानी उनमें अहंकार तत्व होता है। तो एक छोटे से छोटे जीव में भी अहंकार अवश्य होता है, भले अंतःकरण इतना विकसित ना हुआ हो, जो ये दर्शाता है कि जीव के होने के लिए अहंकार का होना आवश्यक है। लेकिन साथियों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिन में एक बार आपके अंदर और मेरे अंदर अहंकार शून्य भी होता है, लेकिन फिर भी हम जिंदा रहते हैं, और वो है डीप स्लीप। इसीलिए जो सुषुप्ति है, जब हम गहरी निद्रा में रहते हैं, ये दर्शन और उपनिषदों के लिए बहुत प्रमुख विषय बन जाता है। और यहीं से हम सपनों को भी समझ सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें निद्रा को और भी अच्छे से समझना पड़ेगा। अब साथियों, महर्षि पतंजलि जी ने हमारे चित्त में 5 प्रकार की वृत्तियों के बारे में बताया है। वृत्तियां क्या होती हैं? आपके चित्त में जो भी एक्टिविटीज होती हैं या जितने भी प्रकार का ज्ञान आपके चित्त में उठ सकता है, वो 5 प्रकार का है। यानी एक मनुष्य 5 प्रकार के ज्ञान को ही रख सकता है, और इसमें से एक प्रकार का ज्ञान है निद्रा। अब आपका प्रश्न होगा कि निद्रा में तो कोई ज्ञान नहीं होता, तो निद्रा को क्यों ज्ञान माना गया है या निद्रा को क्यों वृत्ति मानी गई है? तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि हमें निद्रा में अभाव का ज्ञान होता है, शून्य का ज्ञान होता है। अगर हमें कोई ज्ञान ही ना हो तो हम सुबह उठकर ये नहीं बता पाएंगे कि हम सोए थे। हम ये जब बता पाते हैं कि हम अच्छे से सोए थे, हमें कोई स्वप्न नहीं आया, बस एक आनंद की अनुभूति हुई, एक अभाव की अनुभूति हुई, तो इसका अर्थ ये है कि निद्रा में हमें अभाव का ज्ञान होता है। तो ये जो शून्य का ज्ञान है, ये जो अभाव का ज्ञान है, ये भी एक वृत्ति है। और महर्षि का कहना है कि जब मनुष्य प्रत्येक प्रकार की वृत्ति से आजाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तब वो योग में प्रतिष्ठित हो जाता है। और इसीलिए निद्रा बहुत विशेष है। निद्रा में अगर आप देखें, नींद में आपको कोई ज्ञान नहीं रहता है, प्रत्येक प्रकार के ज्ञान का अभाव हो जाता है, चाहे सही ज्ञान हो, गलत ज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो या इमेजिनेशन हो। जब सब कुछ अभाव हो जाता है तब आपको गाढ़ी नींद आती है। लेकिन तब भी आप योग में प्रतिष्ठित नहीं है, वरना फिर योग तो बहुत आसान हो जाता, आप सो जाते और योगी हो जाते। लेकिन आप निद्रा में योग में प्रतिष्ठित नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको अभाव का ज्ञान होता है। जब अभाव का भी ज्ञान बंद हो जाए तब आप योग में प्रतिष्ठित होते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि योग में प्रतिष्ठित होने की जो सबसे नजदीक वाली स्थिति है, जो सबसे निकटतम है, वो निद्रा है। इसलिए निद्रा भारतीय दर्शनों और उपनिषदों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आप निद्रा के समय अपने स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप के निकटतम होते हैं। इसलिए निद्रा करने को संस्कृत में स्वपिति कहा जाता है। स्वपिति को अगर देखें, स्व का अर्थ है स्वरूप यानी आपका आत्म स्वरूप, और अपीति का अर्थ है अपिगच्छते यानी प्राप्त हो जाना। तो निद्रा के समय जो जीवात्मा है वो आत्मा से यानी परमात्मा से, ब्रह्म से एक हो जाती है, आत्मा बन जाती है। इसीलिए निद्रा करने को स्वपिति भी कहा गया है। और इसी कारण से उपनिषदों में भी निद्रा को आधार बनाकर मनुष्य की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरी सुषुप्ति अवस्था और चौथी तुरीय अवस्था। अब मैंने कहा निद्रा के आधार पर, लेकिन अगर आप इन 4 अवस्थाओं को देखें तो ये अहंकार के क्रमिक विकास के कारण ये 4 अवस्थाएं बनती हैं। अहंकार का क्रमिक विकास क्या होता है, अब इसके लिए जो वीडियो में सबसे पहले मैंने समझाया था कि जब बुद्धि से, जो सबसे सटल है, उससे चित्त यानी आत्मा रिफ्लेक्ट होती है, जब एक जीव अस्तित्व में आता है तो सबसे पहले अहंकार तत्व बनता है। जब तक अहंकार तत्व नहीं था तब तक जीव का अस्तित्व भी नहीं था, केवल आत्मा थी। इसीलिए अहंकार शून्य अवस्था को, जहां
अहंकार नहीं होता उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। लेकिन जब अहंकार बढ़ने लगता है तो सबसे पहले वो मन को पुष्ट करता है। लेकिन जब केवल अहंकार बीज रूप में था, जब वो मन को भी पुष्ट नहीं कर पाया था, तब हम तुरीय अवस्था से एक अवस्था ऊपर जाते हैं। यानी अहंकार के कारण जीव तो अस्तित्व में आ रहा है लेकिन अभी उसका अंतःकरण नहीं विकसित हुआ है, इसीलिए इस अवस्था को हम सुषुप्ति कहते हैं। एकदम गाढ़ी नींद जहां पर मन भी एक्टिव नहीं है, जिसके कारण से हमें कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है। फिर जब अहंकार थोड़ा और बढ़ता है तो मन को तो पुष्ट कर देता है लेकिन वो शरीर तक नहीं पहुंच पाता, बाह्य करण तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए आप जगते नहीं हैं क्योंकि आपका शरीर एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि मन एक्टिवेट हो गया है इसलिए मन अपना कार्य करना शुरू कर देता है और इसे स्वप्न अवस्था कहा जाता है। लेकिन स्वप्न अवस्था को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मन का कार्य क्या होता है। साथियों, मन का कार्य होता है कि इंद्रियां जो सांसारिक विषयों को ग्रहण करती हैं, मन उसको प्रोसेस करता है। यानी जो आप कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से जो महसूस करते हैं, जीभ से जो स्वाद लेते हैं, वो सबसे पहले मन के पास जाता है। बिना मन के आप संसार के किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। अब इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ यही है कि आपने अनुभव किया होगा कि अगर आपका मन कहीं और है तो सामने रखी चीज भी आपको नहीं दिखती। जैसे आप क्लासरूम में आपका टीचर पढ़ा रहा है या मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन यदि आपका मन नहीं है तो आप सुनते हुए भी, देखते हुए भी इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। तो मन का कार्य है सभी सांसारिक विषयों को ग्रहण करना। अब जब आप जगे नहीं हैं, आपकी इंद्रियां नहीं जगी हैं, लेकिन मन पुष्ट हो गया है अहंकार के कारण, तो मन के पास जितने भी सांसारिक विषय होते हैं जो पहले उसने अनुभव किए हैं, जो उसमें संस्कार के रूप में जमे हुए हैं, वो उन्हीं संस्कारों से, उन्हीं यादों से, उन्हीं स्मृतियों से, उन्हीं विषयों से खेलने लगता है, जिसके कारण से स्वप्न बनते हैं। और जब अहंकार प्रबल हो जाता है, 100% हो जाता है, तब वो मन के आगे जाकर बाह्य कर्म यानी आपके शरीर को भी पुष्ट कर देता है और आप जग जाते हैं। जगते ही मन और इंद्रियां एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाती हैं और जो हमारे चारों ओर ये संसार है, ये जो जगत है, इसके विषय इंद्रियां ग्रहण करने लगती हैं, जिनको मन प्रोसेस करने लगता है और फिर बुद्धि को भेजने लगता है और आत्मा अनुभव करने लगती है। तो जब आपका अहंकार शून्य था, अहंकार था ही नहीं, तब आप तुरीय अवस्था में थे। जब अहंकार आपका थोड़ा बढ़ा, जीव अस्तित्व में आया, लेकिन अभी अंतःकरण और बाह्यकरण यहाँ पर अहंकार नहीं पहुंचा है, तो आप सुषुप्ति की अवस्था में होते हैं, गाढ़ी नींद में होते हैं। जैसे ही अहंकार और बढ़ता है, आपके मन को छूता है, लेकिन अभी शरीर को नहीं छू पाया है, तो मन अपना कार्य करने लगता है, इसलिए आपको स्वप्न आते हैं। और जब अहंकार कंप्लीट होता है, आपके शरीर तक पहुंचता है, तो आप जग जाते हैं और जगत व्यवहार करने लगते हैं। यही 4 अवस्थाएं बताई गई हैं जो अहंकार के क्रमिक विकास के कारण आपके साथ होती हैं। और इसका प्रमाण आपको अद्वैत वेदांत के ग्रंथों में और आप उपनिषदों में जाएं, चाहे बृहदारण्यक उपनिषद को देखें या प्रश्न उपनिषद को देखें, वहां पर मिल जाएगा। अब साथियों, आइए जानते हैं कि सपने कितने प्रकार के होते हैं और ये अलग अलग सपने क्यों आते हैं। साथियों, आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी सुबह उठकर आपने गुस्सा कर दिया या आपने मोबाइल उठाया और इंस्टाग्राम खोला और कोई ऐसी पोस्ट देख ली जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो गई या जेलसी हो गई, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। और अगर आप नोटिस करें तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि पिछले कई महीनों से कोई ना कोई इमोशन आपका दिन चलाता है या आपके दिन को खराब कर देता है। इतनी ताकत होती है एक छोटे से इमोशनल रिएक्शन में। और एक दिन नहीं, बल्कि अगर आपने गलत इमोशनल डिसीजंस लिए हैं तो सालों खराब हो जाते हैं। जैसे जब मैं IIT से पास आउट हुआ तो बहुत ढेर सारे जॉब ऑफर्स थे, लेकिन मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है। फिर जो भीड़ ने किया वही मैंने भी कर लिया और मैं दिन रात अपनी जॉब में घुटता रहा और अंत में क्या हुआ कि मैंने 6 साल बाद वो जॉब छोड़ दी। और जब मैं घुट रहा था, अपने आप से लड़ाई कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तब मैंने फिलॉसफीज को पढ़ना शुरू किया कि जीवन का उद्देश्य होता क्या है। और वेस्टर्न फिलॉसफीज को पढ़ने के बाद मैंने भारतीय दर्शनों को पढ़ा और वहां पर मैंने पहली बार सांख्य दर्शन को पढ़ा। फिर सांख्य दर्शन में मुझे समझ में आया कि कैसे हम अस्तित्व में आते हैं, हमारी बुद्धि, हमारा मन कैसे कार्य करता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, चाहे हम क्रोध करें, चाहे हम ईर्ष्या करें या फिर किसी डर के कारण अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। और इस पर मुझे सांख्य दर्शन के अनुसार क्लैरिटी मिली। इसीलिए सांख्य दर्शन पर आप देखेंगे यूट्यूब पर भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं। सांख्य दर्शन मेरा प्रिय विषय भी है। सांख्य दर्शन पर ही मैं कई आचार्यों से मिला, उनसे सीखा और जीवन में यहाँ तक पहुँच पाया। फिर उसी एक्सपीरियंस से, उसी अनुभव से और गुरुकुल के आचार्यों के ज्ञान से मैंने दुनिया का पहला वैदिक इमोशनल इंटेलिजेंस मॉड्यूल डेवलप किया
है जो कि सांख्य दर्शन पर आधारित है। जो भारतीय लोगों के मॉडर्न इमोशनल चैलेंजेस हैं, जो आजकल की इमोशनल समस्याएं हैं, उनको भारतीय दर्शन के अनुसार सॉल्व करता है। और इस पाठ्यक्रम में केवल आपको सुनना नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल हम जानकारी देंगे। यहाँ प्रत्येक सप्ताह आपको एक्टिविटीज कराई जाएंगी और उन एक्टिविटीज के माध्यम से हम आपको आपके टॉक्सिक इमोशनल ट्रैप से बाहर निकालेंगे। और इसकी शुरुआत होगी आपके पर्सनैलिटी टेस्ट से। हमने ऐसा टेस्ट डेवलप किया है जो सांख्य दर्शन पर आधारित है और आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में सत्व, रजस और तमस का कैसा मिश्रण है, किस अनुपात में है, आप जो चीज करते हैं वो क्यों करते हैं, आप जो व्यवहार करते हैं उसके पीछे का कारण क्या है, इसकी डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगी और उसके आधार पर आपकी एक कस्टम जर्नी के थ्रू आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को सुधारा जाएगा। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली वीक हैं, ज्यादातर डिसीजंस आप इमोशंस के आवेग में लेते हैं और फिर पछताते हैं और लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। और शिक्षणम आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देता है क्योंकि आप सभी हाइपरक्वेस्ट को इतने दिनों से सपोर्ट कर रहे हैं। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप एक बार पर्सनैलिटी टेस्ट अवश्य दें, उससे आपको आपके बारे में भारतीय दर्शनों के अनुसार बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, वैशेषिक दर्शन के अनुसार स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्रबल संस्कार के कारण, दूसरे होते हैं धातु दोष के कारण और तीसरे होते हैं अदृष्ट यानी पाप पुण्य के कारण। बारी बारी से हम सबको समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार के स्वप्न क्यों आते हैं। जैसे हम पहले प्रकार के स्वप्न पर चलें तो ये प्रबल संस्कार के कारण आते हैं। यानी अगर आप किसी चीज को सारा दिन सोचते हैं, तन मन धन से उस पर लगे हुए हैं, उसी को आपने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, तो ये प्रबल संस्कार बन जाते हैं और आपको प्रायः ऐसे स्वप्न आएंगे जिनमें ऐसे विषय आपको दिखने लगेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल अपने ही जीवन से देता हूँ। चूंकि मैं सारा दिन दर्शन शास्त्रों के साथ बिताता हूँ, यूट्यूब वीडियोस के साथ बिताता हूँ, तो कई बार स्वप्न में ऐसा होता है कि मुझे किसी यूट्यूब वीडियो का आइडिया मिल जाता है या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है जिसको मैं सरल भाषा में समझा पाऊं। तो ये भी मुझे कई बार ऐसा हुआ है कि स्वप्न में कोई क्लू मिला और उस पर मैंने अगले दिन काम कर लिया। अब ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस इसलिए होता है कि आप जिस चीज के साथ सारा समय बिताते हैं तो उसके प्रबल संस्कार आपके चित्त में बनते हैं और जब आपका मन रात में कार्य करता है तो उसके पास जो ज्यादा से ज्यादा संस्कार होते हैं उन्हीं चीजों के होते हैं जिस पर आपने सारा समय गुजारा था। और यही हुआ था मेंडलीव के साथ भी, यही हुआ था फ्रेडरिक केकुले के साथ भी। चूंकि वो लोग अपना सारा समय रसायन शास्त्र के साथ बिताते थे, केमिस्ट्री के साथ बिताते थे, इसीलिए मेंडलीव को भी पीरियोडिक टेबल का कुछ क्लू मिला, कुछ स्ट्रक्चर मिला, जिसके बेसिस पर उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया। इसी के साथ जो आपके फ्रेडरिक केकुले हैं, ये भी सारा दिन अपना केमिस्ट्री के साथ बिता रहे हैं, तो जो स्वप्न आए उसको उन्होंने केमिस्ट्री से जोड़ा और बेंजीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिकोड किया। अब साथियों, आपको कुछ रैंडम सपने आते होंगे कि कहीं आप भाग रहे हैं, कहीं से गिर रहे हैं, समुद्र में फंस गए हैं, आग में जल रहे हैं, शेर आपको देख रहा है। तो ये जो रैंडम सपने होते हैं ये धातु दोष के कारण आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आपका शरीर 7 धातुओं से बना है और धातु में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जब सोते समय आपके शरीर में वात बढ़ जाता है या आपके शरीर की जो प्रकृति है उसमें वात का ज्यादा प्रभाव है, तो आपको सोते समय बहुत गतिशील सपने आते हैं कि जैसे आप उड़ रहे हैं, कहीं से गिर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इस प्रकार के सपने वात दोष के कारण आते हैं। यदि आपका सोते समय पित्त बढ़ जाता है तो आपको ताप युक्त सपने आते हैं, जैसे आप आग में जल रहे हैं, आपके सामने शेर आ गया, क्रोध आ रहा है, या आपने चमकता हुआ सोने का पर्वत देख लिया। तो इस प्रकार के सपने आयुर्वेद के अनुसार पित्त के बढ़ जाने से आते हैं। वहीं पर जब आपका कफ बढ़ जाता है या आप कफ प्रवृत्ति वाली आपकी शारीरिक प्रकृति है तो आपको सपने ऐसे आएंगे जहां पर आप नदी में फंस गए हैं, समुद्र में तैर रहे हैं या फिर आपने बर्फ का पहाड़ देख लिया है। तो इस प्रकार के जो सपने होते हैं ये कफ के बढ़ने के कारण आते हैं। अब साथियों, हम चलते हैं अंतिम प्रकार के स्वप्नों पर जो आते हैं आपके अदृष्ट कारण से। अब मैं कह रहा हूं अदृष्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो होते नहीं। अदृष्ट का मतलब ये है कि वो होते हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते। और अदृष्ट का जो प्रयोग होता है वो प्रायः पाप और पुण्य के लिए होता है कि जो हमें कर्मफल मिलते हैं, जो हमें दिखता है, उसका कारण क्या है वो अदृष्ट होता है। इसलिए इन अदृष्ट कारणों की वजह से भी बहुत ढेर सारे स्वप्न आते हैं। अब अदृष्ट कारण से जो स्वप्न आते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संस्कार सहकृत अदृष्ट और एक होते हैं संस्कार असहकृत अदृष्ट। संस्कार सहकृत अदृष्ट का मतलब ये है कि आपके चित्त में कुछ न कुछ ऐसे संस्कार रहे थे पूर्व के जिनके कारण से वो स्वप्न आया। जब मैं पूर्व बोल रहा हूँ तो केवल यही जन्म नहीं बल्कि पूर्व जन्म के जितने संस्कार थे वो भी चित्त में होते हैं। जब हमने पुनर्जन्म वाली वीडियो की थी तो इसको बहुत अच्छे से समझा था। तो चित्त में पूर्व के सभी कर्म संस्कार होते हैं। जब उन संस्कारों के कारण आपके चित्त में सोते समय, निद्रा के समय स्वप्न आता है तो उसको संस्कार सहिकृत अदृष्ट कारण से आया हुआ स्वप्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने सपने में देखा कि आप हाथी की सवारी कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो संस्कार है ये आपके चित्त में कहीं ना कहीं से आया है। अब चाहे आपने दूसरे को देखा है या खुद से हाथी की सवारी की है, अगर आपने इस जन्म में नहीं की है तो किसी न किसी जन्म में की थी, या किसी न किसी जन्म में हाथी की सवारी करते हुए किसी
व्यक्ति को देखा था और आपके अंदर इच्छा उठी थी। तो चूंकि ये संस्कार आपके चित्त में है इस जन्म के और पूर्व सभी जन्म के, तो उसके कारण से आपने हाथी की सवारी देखी। इसको कहा जाएगा संस्कार सहकृत अदृष्ट कारण से आया हुआ स्वप्न। अब साथियों, जो आपके चित्त में गुप्त रूप से जमे हुए संस्कार हैं, यही संस्कार आपको जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो फल देते हैं। अगर आपके संस्कार ऐसे हैं जो पुण्य का फल देने वाले हैं तो जागृत अवस्था में आपको पुण्य का फल मिलता है। यदि आपके संस्कारों का जो मूल है उससे आपको पाप मिलना है तो जागृत अवस्था में आपको पाप मिलता है। तो कर्म संस्कार परिस्थिति और कर्म सिद्धांत के अनुसार फलित होते हैं जब आप जागृत अवस्था में होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से ये तब फलित हो जाएं जब आप सो रहे थे तो आपको आपका फ्यूचर दिख जाता है। तो अगर अब्राहम लिंकन को ये स्वप्न आया कि राष्ट्रपति भवन में उनकी लाश रखी है, या किसी ने बताया है कि राष्ट्रपति की हत्या हो गई है और उनकी लाश एक ताबूत में रखी है, तो यहाँ पर यह हो सकता है कि वो कर्म संस्कार जो उनकी मृत्यु का कारण बनने वाले थे वो जागृत अवस्था से पहले पहले उनकी स्वप्न अवस्था में ही फलित हो गए, जिसके कारण से उन्हें इस बात का आभास हो गया था। यही मार्क ट्वेन के केस में हुआ होगा कि जो कर्म संस्कार जागृत अवस्था में उन्हें भाई के वियोग का दुख देने वाले थे वो स्वप्न अवस्था में ही फलित हो गए और उनको स्वप्न अवस्था में ही पता चल गया कि उनके भाई की मृत्यु होने वाली है, और इसी कारण से फ्यूचर में जाकर उनके भाई की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे स्वप्नों का ये पॉसिबल रीजन हो सकता है क्योंकि हमारे ही अंदर वो कर्म संस्कार हैं जो जागृत अवस्था में फलित होते हैं और हमारे पाप और पुण्य के आधार पर हमें सुख और दुख पहुंचाते हैं। अब साथियों, जो अंतिम प्रकार के स्वप्न हैं जो अदृष्ट कारण के ही कारण होते हैं वो है संस्कार असहकृत अदृष्ट कारण से। जैसे कभी कभी आप बहुत वियर्ड चीज देख लेते हैं जो संसार में पॉसिबल ही नहीं है, और ये भी नहीं हो सकता है कि आप किसी जन्म में उसका अनुभव किए हों। तो ऐसे स्वप्न संस्कार असहकृत अदृष्ट कारण से आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने सूर्य का भक्षण कर लिया, आपने सूर्य को निगल लिया, या फिर आपने किसी पहाड़ को उठा दिया, या पूरे के पूरे समुद्र को पी गए। तो ये किसी जीव के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह के सपने आते हैं तो उसे संस्कार असहकृत अदृष्ट कारण से माना जाता है। तो साथियों, हमने भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से सपनों को बहुत गहराई में समझा है। अब आइए जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान सपनों को लेकर क्या मानता है। अब साथियों, जैसे हमने दर्शन में देखा था कि मनुष्य की 4 अवस्थाएं हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ऐसे ही विज्ञान में जब आप आएंगे तो विज्ञान में तुरीय अवस्था तो नहीं मानी जाती क्योंकि वो नॉन फिजिकल हो जाती है और विज्ञान के लिए वो विज्ञान के दायरे से बाहर चली जाती है। लेकिन जब जागृत अवस्था की बात करते हैं तो विज्ञान में भी हम देखते हैं कि वेकिंग स्टेट होती है। जब आप सुषुप्ति और स्वप्न की बात करते हैं तो स्वप्न के लिए वहां पर कहा जाता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और सुषुप्ति के लिए वहां पर कहा जाता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो निद्रा में विज्ञान भी 2 भाग करता है। एक वो स्लीप होती है जो सुषुप्ति है, जिसमें आपको स्वप्न नहीं आ रहा है, उसमें आपकी आंखों में मूवमेंट नहीं रहता, और जिसमें आपको स्वप्न आ रहा होता है उसमें आप देखेंगे कि पलक के नीचे आपकी जो पुतलियां होती हैं वो मूव कर रही होती हैं, इसलिए उसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है। अब सपनों को लेकर बहुत ढेर सारी थ्योरीज आई हैं, एक के बाद एक इंप्रूवमेंट हुए हैं। हम सभी थ्योरीज को लाइन से समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज में अगर मैं पहली थ्योरी बताऊं तो सिगमंड फ्रॉइड की एक थ्योरी आई थी कि जो हमारी इच्छाएं हैं या जो हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, जो हमारा डर है, जो शायद ही हम जागृत अवस्था में किसी से शेयर करें, ये हमारा डर, ये हमारी इनसिक्योरिटी, ये हमारी इच्छाएं सपनों में एक मीनिंगफुल सिंबल पाती हैं और दिमाग हमें इन पिक्चर्स के माध्यम से हमारे बारे में हमें बताता है। लेकिन फिर इस थ्योरी का खंडन हो गया और इसके बाद आई एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में रैंडम न्यूरल एक्टिविटी होती है, जिसके कारण से हमारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकल नॉइस क्रिएट होती है। ये एक सामान्य बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान हमारे दिमाग के जो अलग अलग पार्ट होते हैं जब इस नॉइस को समझने का प्रयास करते हैं तो इस नॉइस को समझते समय ढेर सारी पिक्चर्स, इवेंट्स, इमेजेस बनाते हैं और इसका एक स्लाइड शो तैयार होता है जो हमें स्वप्न के दौरान दिखता है। लेकिन फिर इस पे रिसर्च हुई और ये पाया गया कि ये रैंडम नॉइसेस नहीं है, बल्कि ये एक ब्रेन की प्रक्रिया है। ये सोची समझी एक प्रोसेस है जिसके कारण से जो भी हमने दिन में देखा है, सुना है, जाना है, उसको ब्रेन स्मृति में यानी हमारी मेमोरी में कन्वर्ट करता है। और इसीलिए जो एक्टिविटी आप डेली करते जाते हैं और जिनकी हैबिट बन जाती है उनके सपने ज्यादा आते हैं। लगभग 1/3 सपने इन्हीं एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं जो आप ज्यादा करते हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शनों की जो प्रबल संस्कार वाली थ्योरी है उससे मिलती जुलती है। लेकिन फिर यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बार बार नहीं कर रहे होते, एक बार किए हैं या कभी महीने में 1 आध बार किए हैं, उसके भी सपने आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए ये थ्योरी दी गई कि चूंकि किसी भी चीज को
याद करने के लिए हमें वो चीज बार बार करनी पड़ती है। हम एग्जाम में कुछ याद करते हैं तो बार बार उसको रटते हैं, तब हमें याद होता है। तो थ्योरी ये आई कि ब्रेन जो हमारे डेली एक्सपीरियंस हैं उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी बदल सकता है जब उनको बार बार रिप्ले करें, और जब ब्रेन बार बार रिप्ले करता है तो वही हमें स्वप्न में दिखाई देता है। और इसके प्रमाण के लिए यह भी देखा गया कि सपने देखने के बाद ब्रेन में जैसा वेव पैटर्न रहता है, सेम वेव पैटर्न तब होता है जब ब्रेन किसी इवेंट को मेमोरी में स्टोर कर रहा होता है। लेकिन फिर ये प्रश्न आता है कि हमें नाइटमेयर्स क्यों आते हैं? बहुत लोगों को बहुत ढेर सारे नाइटमेयर्स आते हैं। अक्सर उनको सपनों से प्रॉब्लम होती है। स्टडी में पाया गया है कि हर 40 में से एक सपना नाइटमेयर होता है। तो नाइटमेयर्स हमें ब्रेन क्यों दिखाता है? और इसके पीछे थ्योरी आई थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रेन हमें पहले से ही तैयार करता है किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन के लिए, इसीलिए ब्रेन एक सिमुलेशन बनाता है, वो हमारे दिमाग में रन करता है और उस सिचुएशन के लिए हमें पहले से ही कंडीशन करता है। फिर इस थ्योरी को आगे बढ़ाया गया। थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी को सोशल सिमुलेशन थ्योरी कहा गया। ऐसा नहीं कि केवल आपको नाइटमेयर आते हैं, बल्कि आपके सपनों में ऐसी भी सिचुएशन आती हैं जो ऑकवर्ड हो सकती हैं, जिनको आप वेकिंग स्टेट में फेस ना करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए वर्क प्लेस पर आपकी कलीग से लड़ाई हो गई, अब उसको आप फेस नहीं करना चाहते, तो अक्सर सपने में आपका ब्रेन उस कलीग के सामने आपको डालता है, जिससे आप उस सिचुएशन को पहले से ही प्रैक्टिस कर लें। और साइंस इसे इवोल्यूशनरी एडवांटेज मानता है। और यहाँ से हमें उस बात का सोल्यूशन मिलता है कि जब आप कठिन से कठिन समस्या में फंसे रहते हैं, उसी समस्या का बार बार चिंतन करते रहते हैं, तो कभी कभी उस समस्या का सोल्यूशन आपको सपनों में मिल जाता है। और अंत में मैं आपके साथ एक थ्योरी और शेयर करना चाहता हूं जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। यहाँ पर साइंस ये मानता है कि जो हमारी देखने की शक्ति है वो हमारा सबसे बड़ा इवोल्यूशनरी एडवांटेज है। यहाँ तक कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि ब्रेन का जो पार्ट हमारी साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है, और ये ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा है। पर समस्या यह है कि हमारा आपका ब्रेन बहुत इजीली रिवायर्ड हो सकता है। अगर हम अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर लें तो 1 घंटे के भीतर भीतर ब्रेन अपने आप को बदलने लगता है, यानी ब्रेन तैयारी शुरू कर देता है बिना आंख के, बिना साइट के कैसे वर्क करना है। और ऐसे में जो पार्ट साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, आपका विजुअल कॉर्टेक्स, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अब साथियों, जब हम सोते हैं तो इस बात का भय रहता है कि कहीं विजुअल कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन हैं वो दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स के लिए काम ना करने लगे, क्योंकि हम लंबे समय के लिए अंधकार में रहते हैं। यानी विजुअल कॉर्टेक्स का उपयोग अगर हमने 8 घंटे 10 घंटे नहीं किया तो हमारे ब्रेन को डर है कि कहीं वो विजुअल कॉर्टेक्स को खो ना दे। इसीलिए ब्रेन हमारा नए नए विजुअल्स को, नई नई इमेजरी को, नए पिक्चर्स को जन्म देने लगता है, जिससे हमारा साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिव रहे और उसको हमारा ब्रेन कभी ना लूज करे। लेकिन साथियों, अभी भी विज्ञान में हम किसी भी थ्योरी पर दावा नहीं कर सकते कि क्या ब्रेन हमें किसी सिमुलेशन के माध्यम से तैयार करता है, या फिर सपनों के थ्रू वो मेमोरी को स्टोर करता है, या फिर विजुअल कॉर्टेक्स को बचाने के लिए हमें सपने दिखाता है। अभी भी न्यूरोलॉजी में, साइकोलॉजी में सपने एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं जिन पर लगातार काम हो रहा है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से भारतीय दर्शन सपनों को लेकर क्या कहते हैं ये भी आपको पता चला होगा, और विज्ञान में जितनी महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं सपनों को लेकर, ड्रीम्स को लेकर, वो भी पता चली होंगी। और साथियों, इसके साथ साथ यदि आपको अपने व्यक्तित्व को समझना है कि आपकी प्रकृति कैसी है, सांख्य दर्शन के अनुसार आपके अंदर सत्व कितना है, रजस कितना है, तमस कितना है, किन अनुपात में वो आपके अंदर उपस्थित है, जिससे आपका एक व्यक्तित्व बनता है, किस तरह के आपको कार्य करने चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, किन एक्टिविटीज को नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये सभी जानना है तो एक फ्री पर्सनैलिटी टेस्ट हमने बिल्ड किया है शिक्षणम.in पर, लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अवश्य पर्सनैलिटी टेस्ट दें, अपने बारे में जानें, और यदि आपको समस्या पता चलती है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है जिससे आप लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो आप हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस कोर्स, जो कि वैदिक वे में सांख्य दर्शन के अनुसार डेवलप किया गया है, उसको जरूर ज्वाइन करें। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में साझा करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग प्रत्येक सप्ताह इसी तरह की विज्ञान और दर्शन से जुड़ी हुई वीडियोस लाते रहते हैं। साथियों, इसी के साथ इस विषय को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।